इन मासेस का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इस पे नीचे क्या लग रहा होगा, mg, दैट इज 1700। टेंशन टी ऊपर लग रहा होगा, यहां पुली पे टेंशन टी नीचे खींच रहा होगा, यहां पुली को टेंशन टी इस तरफ खींच रहा होगा, और यहां टेंशन टी इस तरफ खींच रहा होगा। मतलब mg तो है ही, उसके अलावा रस्सी में टेंशन है। देखो ये पूरी रस्सी एक ही थी तो एक ही टेंशन टी थी। अब ये वाली पूरी रस्सी एक ही है तो इसमें भी टेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो यहां इस तरफ टेंशन लगेगी T1, 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 और इस तरफ टेंशन लगेगी T1। और सवाल में कुछ बचा नहीं है खास, ये 2T1 हो जाएगा, और फ्रिक्शन नहीं है, कहीं पर भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो इक्वेशंस क्या बनाओगे, बताओ क्या बनाओगे। ये मान लो नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, ये वाला हिस्सा अगर ए एक्सेलरेशन से आ रहा है तो ये वाला ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से जाएगा। ये इसकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है इस ब्लॉक की, इस ब्लॉक की ये मजबूरी है क्योंकि इस रस्सी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ रस्सी अगर ए से बढ़ रही है, अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो यहाँ रस्सी ए एक्सेलरेशन से कम होगी, तो इसका एक्सेलरेशन ए होने वाला है इस नीचे वाले ब्लॉक का। ऊपर वाले ब्लॉक की बात नहीं कर रहा, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन वही होगा जो इस ब्लॉक का होगा। तो इस ब्लॉक पे आप इक्वेशन लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, 1700 17 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इस पे इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर पहली। मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा, मैं खाली इक्वेशन लिख दूंगा। इस ब्लॉक पे और क्या फोर्सेस लग रहे हैं, इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, एक तो टी इस तरफ लग रहा है और 2T इस तरफ लग रहा है, ये 2T। तो इस ब्लॉक पे अगर इक्वेशन लगाओगे तो बनेगा T माइनस, क्या बनेगा, ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला, इस ब्लॉक पे क्या इक्वेशन लगेगी इसमें, तो इस पे बनेगी T माइनस 2T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इसकी इक्वेशन बनेगी। इस ऊपर वाले ब्लॉक की क्या इक्वेशन बनेगी, इस ऊपर वाले ब्लॉक की क्या इक्वेशन बनेगी। इसका एक्सेलरेशन नहीं पता, मान लो A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इस पे लगने वाला फोर्स खाली T1 है, तो T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इसकी इक्वेशन बनेगी। तो ऐसी तीन इक्वेशन बन गई, 2 और 3, और एक इक्वेशन इस A1 और A में बननी चाहिए। तो क्या बनेगी A1 और A, क्या बनेगी, कंस्ट्रेंट लगाओगे तो देखो यहां पे ये A से कम होगा, ये वाली रस्सी A से कम होगी तो -A1 लिखा जाएगा। अच्छा ये A से जाएगा, इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी A से ही जाएगा, क्योंकि ये पुली फिक्स है, और ये वाला हिस्सा भी A से ही आगे जाएगा। तो ये A से यहां आगे बढ़ेगा प्लस में, और A से ये आगे बढ़ेगा प्लस में। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। अगर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से जाएगा, इसका मतलब ये पुली भी ए एक्सेलरेशन से जाएगी, और पुली एक्सेलरेशन से जाएगी तो रस्सी का ये हिस्सा ए से आगे बढ़ेगा, और रस्सी का ये हिस्सा भी ए से ही आगे बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ दो हिस्सों में इंक्रीमेंट होगा 2A से, और इस हिस्से में रस्सी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा A1 से। इसका मतलब ये जो A1 है वो 2A के बराबर होगा। तो एक इक्वेशन ये आएगी, तो T1 इज इक्वल टू 100 इंटू 2A। तो ये इक्वेशन नंबर 4। ये कैसे आया, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, क्योंकि ये A से कम होगा तो -A1, यहाँ इंक्रीमेंट A से होगा तो प्लस A, यहाँ इंक्रीमेंट A से होगा तो प्लस A, और नेट इंक्रीमेंट 2A है और डिक्रीमेंट A1 है। पर रस्सी में ना तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से A1 का वैल्यू 2A के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशंस को सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। इन 1, 2 और 3 को ऐड करके इसकी वैल्यूज रख देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो 2T1 इज इक्वल टू 400 इंटू A, ये इक्वेशन नंबर 5।
अब मैं क्या करता हूँ, फिफ्थ को 2 से ऐड कर देता हूँ, इस 2 और फिफ्थ को ऐड कर देते हैं, तो 2t1 कैंसिल, तो t का वैल्यू कितना आ गया, t का वैल्यू आ गया 1800 है, 1800 है। अब ये जो t का वैल्यू मैं उठा करके यहां रख देता हूं, तो 1700 माइनस 1800 है इज इक्वल टू 170 है। तो 1700 इज इक्वल टू कितना आएगा, 170 इधर ऐड करोगे तो 170 1970 ए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ए का वैल्यू आएगा 170/197। इतना एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये समझ में आता है। अब इसी सवाल को विथ फ्रिक्शन सॉल्व करते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन वी विल सॉल्व विथ फ्रिक्शन। तो इसी सवाल में अब हम फ्रिक्शन को लेते हैं कि फ्रिक्शन से कैसे सॉल्व होगा। The same question we'll do with friction. ये सवाल लेने का पर्पज ये है कि आपको फ्रिक्शन समझाना है। वन 170, 140, 100 और यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसका मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है आपको, लेट्स से 300, और यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसका मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, लेट्स से 720 न्यूटन। मैंने आपको म्यू वगैरह नहीं दे रखा। जनरली क्वेश्चंस में आपको म्यू दे रखा होता है कि म्यू का वैल्यू 0.2 है, फिर आप नॉर्मल रखते हो, नॉर्मल को यूज करके आप फ्रिक्शन का वैल्यू निकालते हो, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो, है ना, दैट इज म्यू एस एन, ऐसे करके। तो ये एक कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाता है। तो कैलकुलेशन में आप फंस जाते हो, तो आपका दिमाग जो है वो कैलकुलेशन में उलझ जाता है। तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन नहीं दी, मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 300 और यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू 720। अब आपको यहाँ 170 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, अब बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और ऊपर वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपको बताना है। अब कैसे सॉल्व करोगे? नाउ हाउ विल यू सॉल्व इट? तो देखो ऐसे सॉल्व करना है, सब कुछ वही लगेगा। यहां पे देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है 300 और यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है 720 मैक्सिमम वैल्यू। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी दे देता हूँ, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी 720 ले लो और यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ले लो 720 ही ले लो, ठीक है, 720 न्यूटन ही ले, नहीं 720 दोनों, या 300 ले लो इधर, चलो इधर 300 न्यूटन ले लिया, 300 न्यूटन ले लिया। तो वैल्यूज दोनों की सेम है, लेकिन दोनों का इफेक्ट अलग अलग होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसका इफेक्ट बिल्कुल अलग होता है, ये सवाल को एकदम चेंज करके रख देता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसका नेचर समझना थोड़ा सा मुश्किल सा होता है। तो फिजिक्स में ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन ये जो फ्रिक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये 0 से लेकर के वहां तक वेरी करता है, इसलिए मैक्सिमम लिखते हैं। और ये बहुत ही मिस्टीरियस काइंड ऑफ फोर्स है, क्योंकि ये जहां भी लगेगा वहां पे चीजों को अलग तलग कर देगा, मतलब एकदम ऐसा आप सोच ही नहीं पाओगे, ऐसा मोशन हो जाएगा, आप सोचोगे कुछ और हो कुछ और जाएगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल है, ये बहुत चमत्कारिक फोर्स है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन करता क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन दो सरफेस को एकदम चिपका के रखता है,
ऐसे याद रखो, फेविकोल की तरह। स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को आप याद रखो फेविकोल। फेविकोल और फ्रिक्शन, तो कौन सा फ्रिक्शन फेविकोल होता है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन फेविकोल की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोनों हाथों में फेविकोल लगा दो और दोनों हाथों को ऐसे जोड़ दो। अब मैं आपके राइट हैंड को फेविकोल लगा दिया आपने दोनों हाथों में, और फेविकोल लगा करके चिपका दिया। अब आपने राइट हैंड को, आपके राइट हैंड को अगर मैं जोर से खींचूं राइट साइड में, तो फेविकोल का जोर कहां लगेगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में। कौन से हाथ पे? राइट हैंड पे। राइट हैंड पे लेफ्ट साइड में लगेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड पे कौन से साइड लगेगा? राइट साइड। राइट साइड में लगेगा, है ना। इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी अगर एक बॉडी पे, जैसे इन दोनों को बॉन्डिंग हो गई है, मतलब जहां जहां स्टैटिक फ्रिक्शन है वहां पे आप समझो कि बॉन्डिंग हो गई है। जैसे केमिस्ट्री में बॉन्डिंग पढ़ते हो ना, स्टैटिक फ्रिक्शन भी वही बॉन्डिंग का काम करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन भी होती है, लेकिन उसमें बॉन्डिंग बहुत ही कम होती है, वेरी लेस बॉन्डिंग। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है दो सरफेस के बीच में। मतलब दो सरफेस इतनी खतरनाक बॉन्डिंग होती है कि आपस में चिपकी रहती है, फेविकोल की तरह। ठीक है, तो अगर यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहां पे अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, और उस फेविकोल का अपने आप में एक मजबूती भी होती है। हर फेविकोल एक जैसा मजबूत नहीं होता। जैसे अगर मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी है मैक्सिमम 300, मतलब यहां जो फेविकोल लगा हुआ है उसकी मजबूती है 300 न्यूटन की। मतलब अगर यहां फेविकोल का जोर तोड़ना है तो आपको 300 से ज्यादा फोर्स इस टेंशन पे होना चाहिए। बोलो, बात क्लियर है? अदरवाइज ये फेविकोल इस सरफेस से अलग नहीं होने देगा, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पे। और उसी तरह से अगर यहाँ पे बॉन्डिंग तोड़नी है आपको, तो यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा इस तरफ या इस तरफ, कहीं पर भी, राइट साइड और लेफ्ट साइड, वो फोर्स 720 से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के ये बॉन्डिंग तोड़ पाएगा। अदरवाइज ये बॉन्डिंग नहीं टूटने वाली, ये सरफेस इसी से चिपकी रहेगी, ये मूव नहीं करने वाली। तो हमको ये देखना है सबसे पहले किसी भी सवाल में, जहां जहां स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वहां वहां स्टैटिक फ्रिक्शन के रोल को रूल आउट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। रूल आउट करना मतलब कहीं स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल तो नहीं है उसमें, क्योंकि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल है तो इसका मतलब चीजें रेस्ट पे रहेंगी, रेस्ट पे रहेंगी, और रेस्ट पे रहेंगी तो सारा मोशन ही बदल जाएगा, मतलब मोशन ही नहीं होगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन कहीं लग गया, इसका मतलब है कि चीजें रेस्ट में रहेंगी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। जैसे ये वाला ब्लॉक अगर बी है तो बी इस सरफेस पे रेस्ट पे रहेगा, लेकिन ये जो ए है वो ए इस बी पे रेस्ट पे रहेगा अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। बोलो, बात क्लियर है? चलिए, तो अब हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है, कितना वैल्यू आता है और कैसे आता है। लेट्स सी। तो ये इसका जैसे इसको रिलीज करेंगे, जैसे इस ब्लॉक को रिलीज करेंगे, इस वाले ब्लॉक को, वैसे इसकी टेंडेंसी नीचे आने की होगी, तो इसकी टेंडेंसी आगे जाने की होगी। और अगर इसकी टेंडेंसी आगे जाने की होगी तो इस सरफेस पे स्टैटिक फ्रिक्शन कहां लगेगा? इस वाले ब्लॉक में अपोजिट साइड लगेगी। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ नीचे 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 लेफ्ट में लगेगा, है ना। तो अगर मैं बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, मैं पहले ही मान के चल रहा हूं कि रेस्ट पे है। मान लो रेस्ट पे है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल रूल आउट करना जरूरी है, तो पहले ही मान लो कि रेस्ट पे है। ये भी रेस्ट पे है, ये इस जमीन पे रेस्ट पे है, और ये जो ए है वो बी पे रेस्ट पे है, ऐसा मान लो, बस खत्म। और फिर उस माने हुए अजम्पशन को सॉल्व करो। अगर हमारा अजम्पशन एकदम ट्रू बैठता है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और अगर हमारा अजम्पशन में थोड़ा भी इधर उधर कुछ हो गया, मतलब हमारा अजम्पशन गलत है और स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो चीजें मूव कर रही होंगी। तो ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले इसको रिलीज किया तो इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है, इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है, तो इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है। तो इस बी ब्लॉक की टेंडेंसी अगर आगे जाने की है, तो यहां जो बॉन्ड आगे जा नहीं रहा है, देयर इज ओनली टेंडेंसी, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया कि रेस्ट पे ये मान के सॉल्व करना है।
मतलब हमारा अजम्पशन कहता है कि रेस्ट पे, और रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ही रेस्ट पे रखता है चीजों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहां स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा और उसका कुछ वैल्यू होगा, मान लो F1। चलिए, अभी क्योंकि इसकी टेंडेंसी इस तरफ जाने की है, तो यहां से रस्सी खींचेगी, यहां से रस्सी खींचेगी आगे की तरफ, और यहां से भी रस्सी खींचेगी आगे की तरफ। तो रस्सी यहां से आगे की तरफ खींचेगी, इसका मतलब यहां रस्सी इसको इस तरफ खींच रही होगी, और अगर इसको रस्सी इस तरफ खींच रही होगी तो इसकी टेंडेंसी इस तरफ होगी, और अगर इसकी टेंडेंसी इस तरफ होगी तो यहां जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा होगा? इस ब्लॉक पे, राइट। इस ब्लॉक पे राइट साइड में लग रहा होगा। तो इस ब्लॉक पे अगर आप फ्रिक्शन लगाओगे तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन राइट साइड में लग रहा होगा F2। और मैं कह रहा हूं कि यहाँ फेविकॉल लगा हुआ है, फेविकॉल लगा हुआ है, अगर एक सरफेस पे राइट पे लगेगा तो दूसरी सरफेस पे कैसे लगेगा फेविकॉल? लेफ्ट में लगेगा। वैसे इस ग्राउंड की बात करें तो इस ग्राउंड का हालांकि हमको लेना देना नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे भी अगर बात करें तो इस ब्लॉक पे अगर F1 पीछे लगा तो इस ग्राउंड पे F1 इस तरफ लगेगा। देखो स्टैटिक, अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगा है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब चीजें एकदम रेस्ट पे है, और रेस्ट पे है मतलब दोनों तरफ का फोर्स बराबर होगा, ये भी होगा। तो इसमें टेंशन मैंने मान लो T1 ले लेता हूं, इस वाले में, इस वाले पूरे में मैंने T1 टेंशन ले ली। तो यहाँ T1, T1, यहाँ T1, यहाँ T1, और यहाँ पे भी T1। ठीक है, इस तरह से T1 T1 ले लिया, और इसमें मैं टेंशन ले लेता हूं T, तो इस पे टेंशन T लगेगी, इस पे टेंशन T ऐसे लगेगी। टेंशन इस ब्लॉक को, इस वाली पुली को ऐसे खींचेगी, और टेंशन इस वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचेगी। ठीक है, और नीचे 1700 है। लेकिन मैंने क्या मान लिया है? सब कुछ रेस्ट पे माना है। देयर इज ओनली टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल रूल आउट करना है, क्या कहीं इसका रोल तो नहीं है, और अगर इसका रोल है तो सब कुछ मूव नहीं करेगा, सब रेस्ट पे रहेगा, तो इसलिए रेस्ट पे। तो रेस्ट पे है तो इक्वेशन यहां लगानी आसान है। यहाँ क्या इक्वेशन लगाओगे? यहाँ पे क्या इक्वेशन लगाओगे अगर रेस्ट पे? देयर इज ओनली टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड, बट इट इज एट रेस्ट। तो क्या इक्वेशन है? T equals to 1700 Newton. यस, तो इक्वेशन आएगी T इज इक्वल टू 1700, दैट इज और इक्वेशन नंबर 1। चलिए, यहां पे T इस तरफ लग रहा है, तो यहां पे T इस तरफ लग रहा है, तो यहां इक्वेशन क्या बनेगी? T का वैल्यू तो 1700 निकाल लिया अपन। तो इसका Sir, मतलब 2T अगर इसको B को रोके रखना है तो 1700 इस तरफ है, तो 1700 पीछे लगना चाहिए। समझ में आ रहा है? सर B ब्लॉक पे वो लेफ्ट साइड में 2T1 लगेगा ना? हाँ, ये 2T1 एक और है। चलिए ठीक है, तो 2T1 एक और लगा दिया यहाँ, ये वाला, ये वाला ब्लॉक पे ये 2T1 में भूल गया, ये लगा दिया। और तो कुछ नहीं है ना, और तो कुछ नहीं। चलिए, तो अगर 1700 इस तरफ है तो 1700 इस तरफ लगना चाहिए। तो बोलो ये F1 कितना दे सकता है? ये वाला फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी बॉन्डिंग है, कितना फेविकॉल की मजबूती है इसकी? 720 की। तो अगर मान लो ये पूरा 720 दे दे, मान लो ये पूरा 720 दे दे, ऊपर वाला कितना दे सकता है? मैक्सिमम कितना दे सकता है? 300। ऊपर वाले की बॉन्डिंग मैक्सिमम कितनी है? 300, तो 300 देगा। तो ये 2T1 कितना देगा? क्योंकि रेस्ट पे रखना है ना इसको। तो देखो, इसने 72 दे दिया, इसने 300 दे दिया, फिर भी यहाँ 700 बैलेंस नहीं होगा। तो 700 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 720 और 300 कितना हो गया? 1020। 1020 माइनस करो। ये समझ में आया कैसे 1020 होगा? 720 और 300, ये हो गया 0 2 1020। तो 0 2, सॉरी क्या करो, माइनस करना है ना, तो ये 8 और ये 680। समझ में आ रहा है 680 कैसे हुआ? यस सर। है ना? इसका मतलब ये जो 2T1 है, ये जो 2T1 है वो 680 के बराबर अगर होगा तो ये रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि हम अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि रेस्ट पे, और रेस्ट पे है, इसका मतलब यहाँ 700 है तो पीछे भी 1700 की जरूरत है। ये वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना दे सकता है? 720 दे सकता है। ये वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना दे सकता है? 300 दे सकता है, तो 300 लिख दिया। तो बचा 2T1, तो वो कितना देगा? तो 680 देगा। तो इसका मतलब 2T1 जो है वो 680 है, तो T1 कितना है? 340।
इसका मतलब ये वाला जो ए ब्लॉक है उसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम, हालांकि बना रखा है मैंने, लेकिन यहां बना देता हूं एक बार। इस ब्लॉक पे यहां जो T1 लग रहा है वो 340 लग रहा है, और इसको पीछे रोकने वाला कौन है? खाली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, लेकिन उसका मजबूती कितनी है? 300। तो ये 300 अगर लगा भी दे तो क्या ये रेस्ट पे रह पाएगा? No. ये रेस्ट पे नहीं रह पाएगा, नॉट एट रेस्ट। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था कि जो रेस्ट पे रहेगा वो गलत है, और गलत है इसका मतलब यहां कहीं पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक। तो ऐसे रूल आउट किया हमने। अगर यहां पर मान लो ये 350 होता, अगर ये 350 होता तो ये भी रुक जाता, या 340 भी होता तब भी रुक जाता, तो हमारा अजम्पशन वैलिड होता, तो सब कुछ रेस्ट पे होता। पर अभी रेस्ट पे नहीं है चीजें, ये यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और इस सरफेस पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो अब सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये पूरा एनालिसिस जो है ना, वो खाली एनालिसिस खाली स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए करना पड़ता है। सवालों में जब भी आपको एनालिसिस करना है, इसका मतलब है एनालिसिस खाली और खाली स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए तो खाली कैलकुलेशन होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन में कुछ एनालाइज करना नहीं। एक बार एनालिसिस कर दिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा, और मान लो अगर लग रहा होता तो सब रेस्ट पे होता, तब भी एनालिसिस हमारा पूरा हो गया होता। लेकिन अभी एनालिसिस अधूरा है, अभी काइनेटिक फ्रिक्शन की कैलकुलेशंस हमको करनी है। हमने पता कर दिया कि सिस्टम रेस्ट पे नहीं रहेगा क्योंकि 340 ज्यादा होगा 300 से। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन लेकर के जो सॉल्व किया था वो गलत हो गया, इनवैलिड है। तो अब वैलिड क्या है? तो वैलिड है कि इस सरफेस पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और इस सरफेस पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और उसको लेकर के हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स सॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अब आराम से सॉल्व हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। चलिए, तो अब तो बस इसका मतलब काइनेटिक है, इसका मतलब ये नीचे एक्सेलरेशन से आ रहा है। काइनेटिक है मतलब मूव कर रही है चीजें। इफ देयर इज ए काइनेटिक एक्सेलरेशन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब चीजें जो है वो मूव कर रही है। मूव कर रही है इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो वो बाकी वही सवाल है पूरा। तो इसका एक्सेलरेशन भी ये होगा, और इसका एक्सेलरेशन हमने देख लिया कंस्ट्रेंट से, इसका एक्सेलरेशन 2a होगा। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि ये रस्सी ए से इधर जाएगी, रस्सी ए से इधर जाएगी, तो ये 2a से जाएगी। तो अब इसमें इक्वेशन क्या लगेगी? ए पे इक्वेशन लगेगी T1 आगे लग रहा है और पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। हालांकि वैल्यू दोनों की सेम है, वैल्यू दोनों की सेम है, बट स्टिल द फ्रिक्शन नाउ इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये समझना जरूरी है कि वैल्यू से मतलब नहीं है हमको, हमको कंसेप्चुअली मतलब है कि ये फ्रिक्शन है वो काइनेटिक लग रहा है। चलिए काइनेटिक लग रहा है, तो काइनेटिक इस पे भी पीछे लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा? 300 लग रहा होगा। चलिए एक 2t लग रहा है, तो 2t1 लग रहा है, और इधर काइनेटिक का वैल्यू 720 है, तो 720 ये भी काइनेटिक है और ये भी काइनेटिक है। बोलो समझ में आ गया? आगे यहाँ पे t, ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये 2a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो अब इक्वेशन सिंपल है। और ये भी, इसमें भी अगर इक्वेशन लगाओगे तो यहाँ 1700 नीचे है और यहाँ पे t ऊपर है। ये नीचे एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इक्वेशन, तो क्या इक्वेशन आएगी? 1700 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ इक्वेशन बनेगी, यहाँ इक्वेशन बनेगी t माइनस दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ इक्वेशन बनेगी t1 माइनस 300 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इसका 100 है, इसका 140। बोलो क्लियर है? ये सॉल्व कर लोगे आगे कि करूं सॉल्व? सर वो ए पे 2a एक्सेलरेशन कैसे आया? ये वाले का, ये तो हमने पहले ही सॉल्व कर रखा था ना भाई, 2a आएगा। कंस्ट्रेंट से बेटा, कंस्ट्रेंट क्या कहता है? व्हाट डज कंस्ट्रेंट सेज? कंस्ट्रेंट ये कहता है कि अगर ये मान लो a1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो यहां रस्सी किससे कम होगी? a1 से कम होगी, तो माइनस a1। अच्छा,
ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक बड़ा वाला, अगर ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, क्यों ऐसे जाएगा? क्योंकि अगर ये ऐसे जाएगा तो यहाँ जो रस्सी है, यहाँ वाली रस्सी, ये एक मिनट दूसरा पेन लेता हूँ, तो यहाँ वाली रस्सी ए से बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली यहाँ वाली रस्सी ए से कम होगी, क्योंकि रस्सी की लंबाई उतनी रहनी है। तो यहाँ ए से अगर इस इंक्रीमेंट होगा रस्सी में, तो यहाँ ए से डिक्रीमेंट होगा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा। और अगर इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो इस पुली का एक्सेलरेशन भी ए होगा, और इस पुली का एक्सेलरेशन ए होगा तो यहाँ रस्सी जो इंक्रीमेंट होगा, ये पुली तो फिक्स है, यह तो मूव करने वाली नहीं है, और ये वाला पॉइंट भी फिक्स है। तो अगर यहाँ अगर ये पुली अगर ए से जाएगी, इसका मतलब यहाँ रस्सी बढ़ेगी ना, क्योंकि थोड़े समय बाद पुली यहाँ आ जाएगी। तो कितना सा बढ़ा, ये वाला रस्सी कितना से बढ़ी, ए से बढ़ी, और ये वाली रस्सी भी यहाँ आ गई, तो ये वाली रस्सी भी ए से ही बढ़ी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ ए से इंक्रीमेंट होगा और यहाँ भी ए से इंक्रीमेंट होगा, पर रस्सी तो उतनी की उतनी है। तो इसका मतलब यहाँ अगर दोनों हिस्सों में रस्सी ए से बढ़ेगी, इसका मतलब यहाँ रस्सी 2a से कम होगी कि नहीं होगी? तो -a1 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो a1 इज इक्वल टू 2a, ये रिलेशन आएगा। यहाँ a1 से कम हुआ, a1 का वैल्यू 2a होगा, इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन 2a होगा, अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा। इज इट क्लियर और नॉट? अभी इसी सवाल को आप एक काम करना, इसी सवाल को यहाँ 170 की जगह आप 162 न्यूटन, 162 केजी इसका मास यूज करो और इसको सॉल्व करना घर पे। इसी सवाल में ये 100, ये 140, ये 300, ये 720, एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम। एफ के का वैल्यू जो है वो 720 है, लेकिन आपको इसको 162 केजी मास यूज करके सॉल्व करना है। जब आप इसको 162 केजी मास यूज करके सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलता है, क्या एक्सेलरेशन होता है। करोगे इसको सॉल्व? रेस्पॉन्स दो, यस और नो। अरे बोलने में क्या घाटा जा रहा है आपका, बोलो ना। यस सर। ओके गुड, तो इस तरह से बोला करो तो मुझे भी थोड़ा ठीक लगेगा। चलिए अगला सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे हमारे पास 3 ब्लॉक हैं, 2 केजी, अगेन 2 केजी एंड अगेन 2 केजी। ठीक है, यहां पे पुली लगा के रखी हुई है, और मतलब पुली थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहां पे ये रखा हुआ है 6 केजी। ओके, यहां स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है 10 न्यूटन का, और यहां स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है 20 न्यूटन ले लेते हैं, 20 न्यूटन, और यहां सरफेस स्मूथ। चलिए, ये पुली वाला हिस्सा आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा हटा दें। चलिए, अभी पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ 6 केजी क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व? मैंने एफएस मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है। देखो, जब भी एफएस दे रखा है इसका मतलब है उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है स्टैटिक फ्रिक्शन की, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी इतनी ही ले लो जितनी दे रखी है स्टैटिक फ्रिक्शन की, 10 न्यूटन, और यहां पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन ले लो। तो अब
सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, रूल आउट करना पड़ेगा कि कहीं स्टैटिक फ्रिक्शन तो नहीं लग रहा है। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा है इसका मतलब सारी चीजें क्या है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, क्या है, रेस्ट पे। तो अगर ये ए, ये बी और ये सी, इसका मतलब सी जो है, देखो सी यहां तो स्टैटिक फ्रिक्शन है नहीं इसमें, तो सी तो मूव कर सकता है ना, सी मूव कर सकता है यहाँ पे, लेकिन सी जो है वो बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा। मतलब बी और सी आपस में एक जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, तो यहाँ जो बॉन्डिंग है उसके कारण ये बी और सी आपस में रेस्ट पे रहेंगे। लेकिन सी इस ग्राउंड पे रेस्ट पे रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सी ग्राउंड पे मूव कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थोड़ी देर बाद सी थोड़ा आगे खिसक गया और बी और सी आपस में एक दूसरे पे रेस्ट पे हैं, इसका मतलब बी भी उसके साथ ही खिसकेगा, और ए और बी के बीच में भी बॉन्डिंग है और ये भी आपस में अगर रेस्ट पे है तो ये भी इसके साथ ही खिसकेगा। बोलो बात क्लियर है? पर सी ग्राउंड पे खिसक सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए, तो यहां एक बात तो ये समझ में आई कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। लेट्स आगे अब क्या करें। तो रेस्ट पे रखना है इसको, सबसे पहले चीजों को रेस्ट पे ज्यूम करके देखना है। तो इस पे नीचे 60 लगेगा, 60 इधर लगेगा टी, तो टी ऊपर लगा, तो इधर भी लगेगा टी। देखो मैं इस पुली पे भी टी क्यों बताता हूं, मैं इस पुली पे टी इसलिए बताता हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस पुली पे लगने वाला फोर्स ही पूछ लेता है, और कुछ नहीं पूछेगा, यहां से कुछ नहीं पूछेगा, यहां से कुछ नहीं पूछेगा, वो पूछ लेगा इस पुली पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो कितना लग रहा है नेट पुली पे नेट फोर्स? T√2, यस, क्योंकि T² प्लस T² का रूट लगा दोगे तो इस पुली पे नेट फोर्स लग रहा है 2T², दैट इज T√2। ये क्योंकि ये दोनों फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री एंगल पे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो 90 डिग्री एंगल हुआ। तो ये इक्वेशन बनेगी वेक्टर लगा करके, वेक्टर में a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90 करते हो ना, प्लस 2ab cos 90, तो cos 90 तो जीरो हो जाएगा, है ना, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी जीरो, खाली T² प्लस T² बचेगा, तो ये बचेगा T√2। अच्छा, तो इसलिए ये भी बताना जरूरी है, यहां पे T लगा। अभी अगर यहाँ पे टेंजेंट T लगेगी तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की, क्योंकि खाली टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, पर हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्या, इसको रूल आउट करना, इसके बारे में सोचेंगे कि यहां जो फेविकॉल है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है, फेविकॉल का जोर किसका होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो यहां जो फेविकॉल लग रहा है वो वास्तव में इसको रोके रखेगा क्या, या नहीं रोके रखेगा, तो पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड पहले ब्रेक होगा। हालांकि अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो पहले कौन सा वाला ब्रेक होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऑब्वियसली ऊपर वाला बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, क्योंकि इसकी मजबूती थोड़ी सी कम है, 10 न्यूटन की है, और इसकी मजबूती 20 न्यूटन की है। तो अगर अगर कहीं ब्रेकिंग होगी बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग ब्रेकिंग मतलब अगर स्टैटिक फ्रिक्शन अगर कहीं टूटता है और उसकी जगह काइनेटिक आता है, तो सबसे पहले यहां ऊपर आएगा, उसके बाद यहां आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे मोशन होता है। तो बी की टेंडेंसी किस तरफ है, आगे खिसकने की, तो बी की टेंडेंसी आगे खिसकने की है, क्योंकि टेंशन लग रही है इस पे, है ना, तो टेंडेंसी आगे लगने की है, तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, बी पे ऊपर। यहां इसको बॉन्ड किस तरफ खींचेगा, इसको बॉन्ड पीछे खींचेगा, तो पीछे खींचेगा बॉन्ड, तो इस पे F1, और इसको बॉन्ड यहां पीछे खींचेगा, तो यहां F1। तो इस सी वाले को बॉन्ड किस तरफ खींचेगा, सी वाले को बॉन्ड F2 इस तरफ खींचेगा। चलिए ठीक है, और ए वाले को बॉन्ड किस तरफ खींचेगा, तो ए वाले को बॉन्ड खींचेगा इस तरफ F1। ये ए, ये बी, और ये सी। अच्छा, तो देखो अगर सी वाले पे फ्रिक्शन लग गया तो सी तो मूव कर जाएगा, मूव करेगा नहीं करेगा, यस क्योंकि सी पे तो फोर्स आ गया, सी पे फोर्स आ गया, F2 फोर्स आया, जो भी आया F2 का वैल्यू बाद में निकालेंगे, पर सी मूव कर जाएगा। और अगर सी मूव करेगा तो वही वाली कंडीशन कि सी पे बी भी मूव करेगा और बी पे ए भी मूव करेगा, अगर तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं तो।
क्योंकि अगर तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, इसका मतलब तीनों को साथ में मूव करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा अगर ये रेस्ट पे है तो? हाँ, 60 न्यूटन। हालांकि अभी हम अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि सब कुछ सिस्टम रेस्ट पे है, अजम्पशन है। और फिर ये नीचे क्या है? नीचे खाली टेंडेंसी है मूव करने की, तो इसकी टेंडेंसी है खाली इस तरफ जाने की, ये इस तरफ मूव नहीं कर रहा है अभी हमारे लिए, क्योंकि अभी हम स्टैटिक फ्रिक्शन के रोल को देख रहे हैं, तो हम पूरा सिस्टम रेस्ट पे मान के चल रहे हैं। और उस अजम्पशन के हिसाब से अगर ये रेस्ट पे है तो टी 60 के बराबर होगा, तो यहां पर भी ये टी किसके बराबर होगा? 60 के बराबर होगा। अभी इस टी को रोकने वाले कितने फोर्स हैं इस बी को रोकने के लिए? दो फोर्स, F1 और F2 है कि नहीं? हाँ, F2 कितना लगेगा? मैक्सिमम कितना लग सकता है? 20। मैक्सिमम मजबूती कितनी है इसकी? 20 न्यूटन की, तो 20 लग जाएगा। अच्छा, और यहां पे मैक्सिमम मजबूती कितनी है? 10 न्यूटन की, तो 10 लग जाएगी। तो क्या ये रेस्ट पे रह पाएगा? नो नहीं। तो ये रेस्ट पे नहीं रह पाएगा, इसलिए हमारा जो अजम्पशन था वो गलत है। तो अब हम इसको मूव कर देंगे, तो ये बी मूव करेगा, ये पता पड़ गया, और बी मूव करेगा। तो यहाँ पे तो खाली एक ही फ्रिक्शन फोर्स ही है, तो फ्रिक्शन ही फोर्स है, तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। मतलब यहाँ पे बी पे भी, ऊपर भी काइनेटिक लगेगा और नीचे, क्योंकि ए तो मूव कर ही रहा है, ए पे भी फ्रिक्शन है, तो ए तो मूव करेगा ही, सी पे भी फ्रिक्शन, एक ही फोर्स है, और तो कोई फोर्स है नहीं रोकने वाला यहाँ पीछे। इस पे तो खाली एक ही फोर्स है आगे की तरफ, इस पे भी खाली एक ही फोर्स है आगे की तरफ, और कोई रोकने वाला है नहीं। इसका मतलब सी और बी तो, मतलब ए और सी तो मूव करने ही करने वाले थे, ये तो मूव करने ही वाले थे। खाली हमको देखना था कि बी रेस्ट पे है कि नहीं, तो बी रेस्ट पे नहीं है, बी मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या लगेगा यहाँ पे? फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक कि स्टैटिक? काइनेटिक लगेगा। तो इसको काइनेटिक मान करके फिर अब सोल्व कर लो। तो यहाँ काइनेटिक लगेगा, कितना लगेगा? तो काइनेटिक का वैल्यू तो फिक्स ही होता है 10 न्यूटन, तो 10 आगे लगेगा, ये काइनेटिक है। और इसका मास है 2 kg, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा? 10/2 फोर्स बाय मास, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस पे कितना होगा? इस पे काइनेटिक पीछे 10 लगेगा, और यहाँ पीछे 20 लगेगा, और आगे टेंशन टी लगेगी, अभी टी पता नहीं है कितनी है, तो इस पे इक्वेशन आएगी टी माइनस 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन मान लो a1 है, तो मास इंटू a1 एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा a1, वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा a1। तो यहाँ पे भी इक्वेशन आएगी 60 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन a1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेता हूं मैं, 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6 इंटू a1। तो यहाँ से t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 30, और ये बचेगा 8a1। तो a1 का वैल्यू कितना आ गया? 30/8, which is nothing but 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन आ गया, और जो एक्सेलरेशन इसका है वही एक्सेलरेशन इसका है, दोनों का आ गया। अब खाली सी बचा, तो सी पे 20 आगे लग रहा है, 20 आगे लग रहा है, और ये 2 kg इसका मास है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? a2, 20/2 फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो, बात क्लियर है? अगर इसी जगह, इसी सवाल की जगह अगर मैं 60 न्यूटन नहीं लेता, इसकी जगह 30 न्यूटन लेता, तो क्या होता? ये चेक करके बताओ मुझे। नहीं, 30 कितना? हाँ, अगर 30 न्यूटन लेता तो क्या होता? A1 तो फिर 0 आता। हाँ, A1 और 0 आता। तो वो आप अलग अलग वैल्यूज लग के इसको सॉल्व कर लेना कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, और कैसे कैसे क्या होने वाला है। ठीक है,
चलिए मैं एक और सवाल आपको देता हूँ, इसको हम अगला सवाल एक और लेते हैं, वो भी 3 ब्लॉक वाला ही ले रहा हूँ। लेट मी टेक द अदर क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू देखो, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है वही काइनेटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू है, ऐसा समझ लो। ये मैक्सिमम वैल्यू है 90 मतलब मैक्सिमम, और यहाँ पे 80 है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है 60 न्यूटन, ऐसे दे दिया है। और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ मान लो 50 न्यूटन का, और इनका मास मैं लेता हूँ 30, 10 और 20, लेट्स 30 kg, 10 kg और 20 kg। और एक डायग्राम में यहाँ पे बना देता हूँ, ये 30 मतलब छोटा बड़ा तो छोड़ेगा चलेगा, खाली मास का पता होना चाहिए मास कितना है। ये 20, ये 10 kg, और यहाँ पे वही फ्रिक्शन की वैल्यूज, ये 90, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू है 80, और यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 60 न्यूटन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज भी सेम ही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी मैं सेम ले लेता हूँ, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू है और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको इस तरह का सिस्टम दे रखा है और पूछा गया है यहाँ पे 60 न्यूटन लग रहा है। तो बताओ सबसे पहले यहाँ पे इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस 30 kg का, 10 kg का और 20 kg का क्या एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन होगा। बोलो। तो देखो, अगर मैं पहले 60 न्यूटन वाला ही कर लेता हूं, 60 न्यूटन वाला ही कर देता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ही 60 न्यूटन अप्लाई किया, यहां पे पीछे अगर बात करें इस ब्लॉक की 30 kg वाले की, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको आप आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। जैसे ही 60 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो 60 न्यूटन इस पे आगे की तरफ लगेगा, और यहां पे मैक्सिमम बॉन्डिंग कितनी अवेलेबल है, कितनी है? 90। तो क्या ये चलेगा? नो सर। नहीं चलेगा, पीछे क्योंकि भी। इस पे 60 का फोर्स चाहिए, और 60 की 90 तक की बॉन्डिंग अवेलेबल है। जब 90 तक की बॉन्डिंग अवेलेबल है तो 60 तो आराम से इसको प्रोवाइड हो जाएगा, तो 60 इस पे लग जाएगा। अच्छा, तो 60 इस पे लग जाएगा, तो 30 kg पे 60 आगे लगा, 60 पीछे लगा, और अगर इस पे बॉन्डिंग अगर इस तरफ लग रही है 60 की, तो 60 इस पे भी आगे की तरफ लगेगा 10 kg पे। अच्छा, तो 60 इस पे आगे की तरफ लगा, यहां कितनी बॉन्डिंग है? 80 की। तो क्या ये 60 की प्रोवाइड कर देगा पीछे की तरफ? यस सर। तो यहां फिर से 60 लग जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी मूव नहीं किया। अब बारी आती है किसकी? 20 kg वाले की। तो 20 kg पे 60 इस तरफ लगेगा और 60 इस तरफ लगेगा, क्योंकि 60 यहां पे अवेलेबल है, तो ये भी मूव करेगा क्या? नो सर। तो लेकिन ये एक्चुअली जस्ट मूव करने के कगार पे आ गया है। कौन? 20 kg वाला। 20 ये जो kg का। ये जो 20 kg वाला है ना, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के कगार पे आ गया। अभी थोड़ा सा और बढ़ा दोगे ना, यहाँ 60.1 कर दोगे, तो यहाँ 60.1 आ जाएगा, यहाँ 60.1 आ जाएगा, यहाँ 60.1 आ जाएगा, यहाँ 60.1 और यहाँ 60 रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। यस सर। तो इसका मतलब ये जो 20 kg वाला ब्लॉक है वो चल पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर ये जो 10 kg और 30 kg वाले भी उसके साथ साथ ही चलेंगे, मतलब तीनों एक साथ चलेंगे। अगर आप 60.1 न्यूटन लगा देते हो, या 60 से थोड़ा सा ज्यादा 61 न्यूटन, 62 न्यूटन,
70 न्यूटन ऐसे फोर्स लगाते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये 20 केजी वाला ब्लॉक तो चलेगा ही चलेगा, उसके ऊपर ये साथ में और चलने वाला है, पूरा की पूरा ढेला एक साथ चलेगा। समझ में आ रहा है? तो सर बट फोर्स आपने आपने सर भले ये यहां लगाया, कब ट्रेन तक, नहीं दिया हुआ। ये कब तक होगा, ये 60 से लेकर के 80 तक ऐसा होगा, 60 से लेकर के 80 तक ऐसा होने वाला है कि ये 20 केजी चलेगा, उसके साथ ये भी चलेगा और उसके साथ ये भी चलेगा। जैसे ही 81 कर दोगे क्या होगा, यहां पे भी स्लिपिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सर वो 10 केजी का कैसे चलेगा, वो 20 केजी के 60 to 80 में? अरे भाई क्योंकि ये रस पे है ना, ये तो ये 20 के ऊपर रस पे रहेगा ना, सर तो 20 वाला चला तो इसको तो चलना ही पड़ेगा उसके साथ। नहीं समझ में आया? सर आपने ये 15 न्यूटन सर आपने क्वेश्चन, क्या चीज? सर आपने क्वेश्चन में सर 15 न्यूटन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 15 न्यूटन सर आपने दिया है और सर आपने वापस सर ये 60 न्यूटन लिखा है। एक मिनट मैं फिर से बता देता हूँ क्या हो रहा है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो। देखो ये 30 केजी, ये 10 केजी और ये 20 केजी ऐसा कुछ लिया था, और यहाँ पे ये जो लिया है 90 का लिया है, ये 80 लिया है, और यहाँ 60 लिया है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन और ये स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक का वैल्यू भी उतना ही लिया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे 60 न्यूटन लगाते हैं, मान लो ऐसा हमने बोल दिया, एक बार 60 लगाते हैं और एक बार 70 लगाते हैं, 50 वाला आप कर लीजिए। ठीक है, तो पहले 60 लगा के देखते हैं तो क्या होगा, क्या होगा 60 अगर यहां लिया तो क्या यहां पे अवेलेबिलिटी है 60 की, यहां बॉन्डिंग है अवेलेबल, यस सर। यहाँ बॉन्डिंग अवेलेबल है 60 की, तो ये क्योंकि यहाँ जो मजबूती है इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की वो 90 तक की है, तो हमें तो खाली 60 को ही रेसिस्ट करना है, तो आराम से यहाँ पे हमको स्टैटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा 60 न्यूटन का। अच्छा, अब अगर इस पे 60 लगेगा तो इस 10 केजी वाले पे भी तो 60 लगेगा, और यहाँ 60 लगा तो ये चलना शुरू होगा, ये चलना शुरू होगा, इसका मतलब ये है कि अगर ये चलना शुरू हुआ 60 के कारण तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शन, ये जो बॉन्डिंग है इसको फिर से रेसिस्ट करेगी, तो 60 इस तरफ अवेलेबिलिटी है, क्योंकि 80 तक अवेलेबल है तो 60 फिर से लग जाएगा, तो इस पे नेट फोर्स 0 हो गया, इस पे भी नेट फोर्स 0 हो गया। चलिए ठीक है, अभी बात करते हैं इसकी, तो इस पे अगर 60 लगा तो इस पे भी 60 लगा, और अवेलेबिलिटी 60 की है तो 60 की ही अवेलेबिलिटी यहाँ पे भी होगी, तो इस पे भी नेट फोर्स 0 लगा। इसका मतलब तीनों ही ब्लॉक क्या रहेंगे, रेस्ट पे। रेस्ट पे। ऑल द 3 ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, ऑल द 3 एट रेस्ट, बस इतनी सी बात थी। अच्छा, लेकिन अगर स्लिपिंग शुरू होगी तो सबसे पहले कहां स्लिपिंग शुरू होगी, अगर 60 से मैंने 61 कर दिया तो सबसे पहले स्लिपिंग कहां शुरू होगी, यहां पे। ये बात समझ में आ रही है? ग्राउंड और 20 केजी के बीच में सबसे पहले स्लिपिंग शुरू होगी, मतलब सबसे पहले अगर मूव करेगा कोई ब्लॉक तो ये, क्योंकि यहां पे रेसिस्ट करने के लिए जो बॉन्डिंग की वैल्यू सबसे कम है। ये बात क्लियर है क्या? तो आप फोर्स भले ऊपर वाले पे लगाओ, यहां लगाओ या यहां लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, लेकिन 60 से ज्यादा अगर आपने 61 लगा दिया, 61 भले यहां लगाओ या 61 यहां लगाओ या 61 यहां लगाओ, कहीं पर भी 61 लगाओगे तो सबसे पहले ये वाला ब्लॉक चलने वाला है। ये बात क्लियर है क्या? सर तो 61 लगाएंगे तो वो 30 केजी और 10 केजी का तो मूव नहीं करेगा ना? क्या हो, एक मिनट देखते हैं, 61 लगा के देख लेते हैं, किस पे लगाना है, ऊपर वाले पे लगाओ कि बीच वाले पे लगाओ, कहीं पर भी ऊपर वाले पे लगा के देख लेते हैं।
जैसे अभी 30 kg पे लगा हुआ है। हाँ 30 kg पे भी लगा देते हैं, फिर 10 पे भी लगा देंगे और फिर 20 पे भी लगा देंगे। तो 61 का यहां लगाते हैं, यहाँ पे 90 अवेलेबल है, यहाँ पे 80 अवेलेबल है और यहाँ पे 60 अवेलेबल है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक, और काइनेटिक की वैल्यू भी उतनी ही है। चलिए, तो 60 लगाया, ऊपर वाले पे 61 लगाया, तो ऑब्वियसली नीचे वाले पे 61 अवेलेबल हो जाएगा, तो 61 इस तरफ लगेगा, इस पे 61 इस तरफ लगेगा, तो इस पे भी 61 इस तरफ लगेगा, तो इस पे नेट फोर्स 0, तो इसका एक्सेलरेशन 0। अच्छा, इस पे नेट फोर्स 0, तो इसका एक्सेलरेशन भी 0, तो ये वहीं रहेगा, खाली स्लिप ये होने वाला है। हो सकता है मैं उस वक्त तो कुछ और बोल गया हूं, क्योंकि मैं किसी और दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। तो ये 61 और इस पे पीछे 60, तो इस पे जो नेट फोर्स है 1 है, इस पे नेट फोर्स 1 है, ये 20 kg, तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 1 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसमें आएगा 1/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो खाली ये वाला ब्लॉक चलेगा, 20 kg वाला, ये 10 kg वाला और 30 kg वाला नहीं चलने वाला है, ये वहीं के वहीं रुके रहेंगे। बोलो, बात क्लियर है? सर अगर वहाँ पे फोर्स 120 हो तो 120 हो तो 120 हो तो देखो 120 कर देते फोर्स को। मैं इसको पूरे को रब कर देता हूं। किस पे लगाना है 120 लगाना, किस पे? 30 पे, 10 पे के 20 पे? सर हाँ 30 पे ही लगाना है। देखो ये भी आपकी चॉइस है कि आप किस पे फोर्स लगाना चाहते हो। क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, ऐसा कुछ खास नहीं है, आप खुद अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। तो ये 120 न्यूटन है, तो अगर 120 न्यूटन यहां लगा दिया गया इस 30 kg पे, तो देखो इस पे कितना मैक्सिमम अवेलेबल है, 90 न्यूटन, तो 90 तो इसको रोक नहीं पाएगा, रोक पाएगा क्या? नहीं, तो इसका मतलब, लेकिन लगेगा अभी भी 90, लेकिन कौन सा 90, काइनेटिक के स्टैटिक? अब काइनेटिक वाला लग रहा है, क्योंकि जब तक रुका रहता तभी तक स्टैटिक की बात हो सकती है, लेकिन अभी रुका तो है नहीं, यहाँ बॉन्डिंग टूट गई। आप ऐसा समझो कि यहाँ फेविकोल का जोर जो था 90 तक ही मजबूत था, वो टूट गया, और टूट गया तो ये ब्लॉक आगे चलेगा, आगे चलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर कोई फ्रिक्शन लगेगा तो अब ये ज्यादा बॉन्डिंग वाला नहीं लगेगा, अब ये स्मॉल वाला लगेगा, तो काइनेटिक लगेगा, तो पीछे काइनेटिक लगेगा। तो अब ये जो भी भले वैल्यू 90 है, लेकिन कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि अब स्टैटिक नहीं लग रहा है, दैट्स इट। और अगर यहाँ 90 लगा, इसका मतलब यहाँ 90, और काइनेटिक की वैल्यू तो फिक्स ही होती है, काइनेटिक में मैक्सिमम मिनिमम का कोई लफड़ा ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू 90, तो यहाँ 90। तो अगर यहाँ 90 है तो यहाँ पीछे क्या लगेगा, क्योंकि ये भी मूव करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फिर से काइनेटिक लगेगा 80। अब इस पे 80 लगा तो ऑब्वियसली इस वाली सरफेस पे 80 ऐसे लगेगा, और पीछे अब साइड लग गया, तो इस पे नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स कितना हुआ 30, क्योंकि 120 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 30, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 90 माइनस 80, तो 10, तो इसका हो जाएगा 10/10, तो इसका भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा 20/20, मतलब तीनों ही ब्लॉक साथ चल रहे हैं। इसका मतलब अगर आप 120 न्यूटन लगाओगे तो तीनों पूरा सिस्टम अकेला चलेगा एक साथ, कितने से, एक्सेलरेशन से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप इसको पूरे को कंबाइन करके भी सॉल्व कर सकते हो। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन में यहाँ वाले फोर्सेस काउंट नहीं होंगे, खाली नीचे वाला 60 काउंट होगा। अगर इस पूरे को एक कंबाइन मान लो तो पूरा कंबाइन मास कितना हो गया 30 + 10 40, 40 + 20 60 न्यूटन, 60 है, और 120 इस पूरे कॉम्बिनेशन पे लग रहा है,
और इसके इंटरनल जो फ्रिक्शन है उनको हम नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि पूरे को कंबाइन मान लिया, तो ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन खाली 60 रहेगा, तो 60 इस तरफ रहेगा। तो अब आप देखोगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 120 माइनस 60 दैट इज 60 डिवाइडेड बाय अगेन 60, तो 60, तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कॉम्बिनेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो चल ही रहा है क्योंकि तीनों ही ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। ये क्लियर है। और इस सवाल को आप चेंजेस करने हैं तो आप अलग अलग ब्लॉक्स पे भी फोर्स लगा सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। चलिए ठीक है, तो मैं ये क्लास यहीं एंड करता हूँ, बाकी हम देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।